Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel. So today in this video session we are going to continue our question paper, that is UP PGT 2013, and before this we have completed 4 or 5 parts of this question paper, and now in this video we are going to complete this question paper. So हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 तक पहुँच गए थे, 104 से 125 तक. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ब्रेन का कौन सा पार्ट मैमल्स में कंट्रोल करता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को. मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से क्या मीनिंग है बेटा, कि अगर आपको चलना है तो चलने के लिए आपके हाथ पैर की एक पोजीशन होती है. अगर आपको बैठना है, आपको कोई भी मूवमेंट करनी है तो मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई पर्सन अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसका सबसे पहले इफेक्ट, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले इफेक्ट ब्रेन के किस पार्ट पर पड़ता है, तो उसका भी आंसर यही होगा जो यहाँ पर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है. अब ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला और कॉर्पस कैलोसम. सो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सेरिबेलम. ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है सेरिबेलम, उस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा कि सबसे पहले अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन करता है पर्सन तो उसके सेरिबेलम वाले पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि पर्सन जो है वो बैलेंस नहीं बना पाता है. आप देखते हो ना, ड्रिंक करने के, अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद इंसान क्या करने लगता है, लड़खड़ा कर चलने लगता है. वो बैलेंस नहीं बना पाता है अपनी बॉडी पोस्चर का. खड़ा होना चाहता है, सीधा खड़ा नहीं हो पाता है. चलना चाहता है तो अच्छी तरह नॉर्मल चल नहीं पाता है. तो ऐसा इसलिए होता है, पड़ता इफेक्ट सेरिब्रम पर भी है. और यही रीजन है कि अल्कोहल कंजप्शन के बाद ड्राइविंग जो है वो मना की जाती है, ड्राइविंग पर रोक है. इसलिए बिकॉज एक तो सेरिबेलम पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है पर्सन. सेकंड थिंग इज कि ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है. अब सेरिब्रम क्या करता है, दिस इज अवर मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. बिकॉज सामने से कोई व्हीकल आ रहा है या फिर उसको क्या डिसीजन लेना है, किधर क्या गाड़ी ड्राइविंग करते टाइम उसको क्या डिसीजन लेना है, वो सब किसके कंट्रोल में है, सेरिब्रम के. सो सेरिब्रम में जो रिसेप्टर्स हैं वो भी इफेक्ट होता है उनका, उन पर भी. सो सेरिब्रम क्या है हमारा, ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो हमारे सामने जो सबसे बड़े पोर्शन है, सबसे बड़ा जो पोर्शन है हमारा, ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. सो फोर ब्रेन का भी अगर हम देखें तो फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट जो है दैट इज सेरिब्रम. सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये मेन लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का. और थॉट, रीजनिंग एंड सेंसरी परसेप्शन इसका मेन फंक्शन है. यानी आपके जो भी थॉट्स हैं, आप जहाँ कहीं कुछ रीजनिंग लगाते हैं, सेंसरी परसेप्शन, देखना, सुनना, चीज़ों को स्मेल करना, ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल हो रही है, सेरिब्रम में इनके सेंटर हैं. अब जो सेरिब्रम है बेटा, ये 2 हेमीस्फेयर में डिवाइड है. सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमीस्फेयर, सेरिब्रल हेमीस्फेयर बोलते हैं जिनको. और ये सेरिब्रल हेमीस्फेयर एक थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, दोनों सेरिब्रल हेमीस्फेयर एक मोटे बैंड जो नर्व फाइबर्स से बना हुआ है, वो ऑप्शन में यहाँ है इसलिए हमने उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया. कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम एक थिक बैंड होता है नर्व फाइबर्स का, जो इन दोनों हेमीस्फेयर को सेरिब्रम के कनेक्ट करने का काम करता है और फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन हेमीस्फेयर्स. इसको ही हम अपना लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन बोलते हैं. तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम होता है. और जो हमारा मेड्यूला वाला पार्ट है, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट है. ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, अगर हम ब्रेन को देखें तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ये सेरिब्रम वाला पोर्शन है. यहाँ पर फिर आप चलो तो यहाँ पर आपको मिड ब्रेन वाला पोर्शन दिखाई देगा. आफ्टर दैट यहाँ पर हमारा सेरिबेलम है, फिर यहाँ पोन्स वाला रीजन है हमारा, मेड्यूला वाला पोर्शन है. तो सेरिबेलम और मेड्यूला और पोन्स जो है वो ब्रेन स्टेम बनाते हैं. मेड्यूला और पोन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम. तो मेड्यूला हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट है और हमारे वाइटल फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है. मेड्यूला हमारे कुछ जरूरी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है. तो इस क्वेश्चन से हमें कुछ बेसिक चीज़ें मालूम हुई. क्या क्या, सेरिब्रम आपका मेन थिंकिंग पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का. सेरिबेलम बैलेंसिंग के लिए है, फाइन ट्यूनिंग मोटर मूवमेंट्स को करवाता है, बैलेंस को मेंटेन करता है, एंड कोऑर्डिनेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल की जो भी मूवमेंट होती है
उन सब में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम हमारा सेरिबेलम करता है। मेड्यूला ब्रीदिंग और हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, और कॉर्पस कैलोसम दोनों हेमीस्फेयर को, सेरिब्रल हेमीस्फेयर को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज अ बैंड ऑफ थिक नर्व फाइबर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय। एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन किससे कंट्रोल होता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? नंबर 1 FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। नंबर 3 टेस्टोस्टेरोन, एंड लास्ट इज द नन ऑफ द अबव। आपको क्या बताना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसका सीक्रेशन किससे कंट्रोल होता है? पहली बात हम बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और एग्स के डेवलपमेंट के लिए। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी फीमेल में होते हैं, जो प्यूबर्टी के बाद आने शुरू होते हैं, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर ग्रोथ होना बॉडी के कुछ रीजन्स में, जो हमारी वॉइस है उसका क्या हो जाना, वॉइस की जो पिच है वो हमारी क्या होती है, हाई होती है। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं हम, बिकॉज पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी बॉयज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, हमारी हाई पिच साउंड होती है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सबको एस्ट्रोजन देखता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इस एस्ट्रोजन को कौन कंट्रोल कर रहा है, क्वेश्चन में जो हमारा पूछा है। तो आंसर यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा? FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज, नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, फोलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला। क्या करने के लिए स्टिमुलेट? फोलिकल्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है ये। ओवरी के अंदर बहुत सारे फोलिकल्स रहते हैं। जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है उसी टाइम पर ओवरी में बहुत सारे, लाखों में करोड़ों में क्या पड़े हुए हैं, फोलिकल्स हैं। ये फोलिकल्स प्यूबर्टी आने तक कुछ क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और हजारों में रह जाते हैं बस। और फिर उसके बाद हर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो हर मंथ इनमें से एक फोलिकल मैच्योर होता है और एक एग का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड ये जो फोलिकल का डेवलपमेंट है, प्राइमरी फोलिकल बनता है, पहले एक ग्रेनुलोसा सेल्स की मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके ऊपर और मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल्स की आती हैं, तो सेकेंडरी फोलिकल, फिर टर्शियरी फोलिकल, फिर ग्राफियन फोलिकल, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। और मैच्योर ग्राफियन फोलिकल की खास बात होती है उसमें एंट्रम, एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी होती है, थीका इंटरना होता है, थीका एक्सटर्ना होता है, ये सब हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। तो ये ग्राफियन फोलिकल जो है जब ये मैच्योर हो जाता है तो रप्चर होता है और एग रिलीज करता है। तो इन फोलिकल्स का डेवलपमेंट जब होता है, इन्हीं से क्या एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। हमने आज तक पढ़ा भाई एस्ट्रोजन किससे सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, ओवरी से। और ओवरी से भी, ओवरी के भी कौन से पार्ट से हो रहा है, डेवलपिंग फोलिकल्स से। तो और उनके डेवलपमेंट को कौन देख रहा है, ये FSH। उनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बिकॉज ये किसके डेवलपमेंट को देख रहा है, फोलिकल्स के। फोलिकल से क्या बन रहा है, फोलिकल्स से ही हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे याद रखना। और फोलिकल्स के डेवलपमेंट को देखेगा, मीन्स यही एस्ट्रोजन हार्मोन के। और दूसरी बात याद रखोगे कि FSH इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। FSH किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। और वर्क किसके ऊपर कर रहा है, ओवरी के ऊपर। और ओवरी से क्या स्टिमुलेट कर रहा है कि तो एस्ट्रोजन बना। दो ग्लैंड हो गए हमारे पास यहाँ, एक पिट्यूटरी और एक ओवरी। पिट्यूटरी से क्या बन रहा है, पिट्यूटरी से बन रहा है FSH। इसी के जैसा एक साथी LH भी बनता है, आगे इसकी बात करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ओवरी से क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्स, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो एस्ट्रोजन को ओवरी बना रही है, लेकिन उसको स्टिमुलेट इसके लिए कौन कर रहा है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बनवा के, FSH बनवा कर। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को आप ऐसे याद रखो, P4 प्रोजेस्टेरोन और P4 प्रेगनेंसी हार्मोन। वैसे बहुत बेसिक चीज है ये, बेसिक ही आप पढ़ते रहते हो इसके बारे में। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्यों बोलते हैं इसको प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज इसका सीक्रेशन प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत पीक लेवल पर चला जाता है, बढ़ जाता है। क्या काम करता है ऐसा प्रेगनेंसी के टाइम पर, ये क्या करता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करता है, क्या करने के लिए, जो फीटस है उसके डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज फीटस का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, यूट्रस की लाइनिंग में होगा। कहाँ पर होगा, यूट्रस की लाइनिंग में। तो उसकी लाइनिंग को थिक बनाने का काम प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। और किसके इन्फ्लुएंस में, LH के इन्फ्लुएंस में। जो हमने सेकंड हार्मोन पिट्यूटरी का देखा था, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके इन्फ्लुएंस में प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है फीटस के डेवलपमेंट के लिए। टेस्टोस्टेरोन की बात करें बेटा तो दिस इज मेल सेक्स हार्मोन। और जैसे फीमेल में एस्ट्रोजन फंक्शन परफॉर्म करता है वही फंक्शन यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन करेगा।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना मेल में, लाइक बियर्ड और मस्टेक का डेवलपमेंट होना, चेस्ट का ब्रॉड होना और वॉइस जो है वो लो पिच होना, ऐसी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और स्पर्म के बनने को भी रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पर्पज द टर्म इकोसिस्टम, किसने इकोसिस्टम टर्म दिया था? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? ओडम, गार्डनर, वार्मिंग एंड टेंसले। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? टेंसले। ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं जब भी कोई क्लास लेती हूँ बेटा तो बीच बीच में ही आपको बताती रहती हूँ, तो आप अपने पास एक डायरी रखिए, आप अपना एक कोई नोटबुक रखिए जिसमें नोट करते रहिए कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का पर्पज ही हमारा ये होना चाहिए कि हम वहाँ से चीज़ें निकालें कि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने और पेपर में भी देखा है। तो टर्म वाले क्वेश्चन भी बहुत बार, और इकोलॉजी और इकोसिस्टम इससे रिलेटेड तो पूछे ही जाते हैं। तो इकोसिस्टम टर्म देने वाले कौन से? टेंसले, सर आर्थर जॉर्ज टेंसले, पूरा नाम इनका ये था। 1935 में इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था। इकोसिस्टम आप जानते हो क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करके जो यूनिट बनाते हैं, लाइक फॉरेस्ट हो गया, पोंड हो गया, कोई सी हो गया, तो ये सब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। और ये एक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट, लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरेक्शन से बनने वाली। इस टर्म को देने वाले कौन थे? टेंसले थे। इनके बारे में और थोड़ी बात जाने तो ये पहले, ये बॉटनिकल मैगजीन थी एक, न्यू फाइटोलॉजिस्ट उसके फाउंडर थे। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के। ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के पहले प्रेसिडेंट भी यही थे। कौन? टेंसले। ओडम के बारे में खास बात कुछ याद रखना चाहेंगे तो रखेंगे आप कि मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कहा जाता है इनको। ओडम का नाम भी आप इकोलॉजी में बहुत बार जानेंगे, पढ़ेंगे। सो ओडम इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। I hope this is all clear to you. Now the next is Project Tiger was launched in India. इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ कब? नंबर 1 ऑप्शन 1973, 1975, 1978 और 1990। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये भी और बहुत बार पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का ईयर क्या है? 1973, या फिर इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पूछी जा सकती है। अप्रैल 1, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था और सबसे पहले जहां पर लॉन्च किया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले लॉन्च किया गया और अब डिफरेंट नेशनल पार्क और सेंचुरीज में चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या एम है इसका? प्रोटेक्ट करना टाइगर्स को एक्सटिंक्शन से, बिकॉज टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रह गई है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये। तो इसको प्रोटेक्ट करना, विलुप्त होने से बचाना, एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम ऑफ एंश्योरिंग अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट में उनका एक ठीक ठाक पॉपुलेशन का नंबर बनाए रखने के लिए ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट। और ये किसके अंदर आता है? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके अंदर इसको शुरू किया गया। और इसके पहले डायरेक्टर की बात करें, फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? कैलाश संखला। कैलाश संखला इनके पहले डायरेक्टर थे। और इंडिया में अबाउट 55 टाइगर रिजर्व हैं अभी, 55 टाइगर रिजर्व नाउ इस टाइम पर। Now the next question is polymorphic forms are found during the life cycle of। polymorphic form किसकी लाइफ साइकिल में पाई जाती हैं? तो सबसे पहले तो बात करें polymorphic क्या होता है बेटा, टर्म से ही समझ में आ रहा है। poly मीन्स मोर देन वन और morph मीन्स forms। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट फॉर्म्स विद इन अ सिंगल स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के अंदर अगर एक से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फॉर्म देखने को मिलती है उसको पोलीमॉर्फिक फॉर्म्स बोलते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना और बेलेंटिडियम। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के बारे में भी बहुत बार पिछले क्वेश्चंस भी बहुत हम पढ़ चुके हैं। स्लीपिंग सिकनेस इससे क्या होती है? डिसीज होती है। ट्रिपैनोसोमा से कौन सी डिसीज होती है? स्लीपिंग सिकनेस। एक पैरासिटिक प्रोटोजोअन है ये और डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स इसकी ऑब्जर्व की गई हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल के थ्रू इसकी लाइफ साइकिल में कई सारी इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखने को मिलती हैं जो शेप, साइज और फ्लैजिलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पर वेरी करती हैं। उनकी शेप, साइज और फ्लैजिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट एनवायरनमेंट। होस्ट के एनवायरनमेंट और कौन सी स्टेज से ये इन्फेक्शन की पास हो रही हैं उस पर डिपेंड करते हुए डिफरेंट फॉर्म होती हैं इसकी लाइफ में। लाइक
ट्रिपोमेस्टिगोट इनकी पहली फॉर्म अगर हम बात करें, इलोंगेटेड और एक्टिव मोटाइल फॉर्म होती है। ट्रिपोमेस्टिगोट्स क्या है, इलोंगेटेड एक्टिव मोटाइल फॉर्म है जो ब्लड स्ट्रीम में रहती है, ब्लड में फ्लो करती रहती है। दूसरी फॉर्म होती है स्टम्पी फॉर्म्स जो कि शॉर्ट होती है और लेस मोटाइल होती है और ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती है। नए होस्ट में ट्रांसमिशन में इसका रोल होता है। ये ब्लड स्ट्रीम में पहले वाले की बात करें तो वो एक्टिवली मूव करती रहती है और ये ट्रांसमिशन का काम करती है। यूग्लिना में भी अगर हम देखें तो डिस्टिंक्ट फ्लैजेलर स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक आई स्पॉट होती है, बट इतनी डिफरेंट फॉर्म नहीं होती कि हम वहां पर बहुत क्लियरली ट्रिपैनोसोमा की तरह बोल सके कि यहाँ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं। बैलेंटीडियम की बात करें तो ये क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन है। ये एक सीलिएटेड प्रोटोजोन है बैलेंटीडियम, बट इसमें भी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म देखने को क्लियरली या डिस्टिंक्टली नहीं मिलती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। ये अमीबिएसिस नाम की डिसीज कोज करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, ये भी एक पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है। और इसकी खास बात ये भी होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया है कि इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नंबर कितना होता है या नहीं होता है। तो इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, बिकॉज ये एक पैरासाइट है, इसको अपना ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने की नीड नहीं होती है। तो इसके पास क्या नहीं होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है इसके पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स ऑफ रोबर आर फाउंड इन। सेल्स ऑफ रोबर किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 इज रैबिट, नंबर 2 चिक, नंबर 3 फ्रॉग एंड नंबर 4 इज एम्फियोक्सस। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेल्स ऑफ रोबर है, एक टर्म है सेल्स ऑफ रोबर, ये किस में पाई जाती हैं? तो पहली बात तो हम बात करें सेल्स ऑफ रोबर होती क्या है। ये एक ऐसा सेल मास होता है जो इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करता है, और इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करेगा तो कहाँ प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो के पास। एम्ब्रियो में भी हमारी ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो भी नहीं बना है, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में। ब्लास्टोसिस्ट आप समझते हो ना, ये वाली स्टेज, जाइगोट, मोरूला, और फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पर एक लेयर होती है सेल्स की, मैमेलिया क्लास की बात कर रहे हैं हम, जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और यहाँ पर एक मास होता है सेल्स का, उसको मास इनर सेल मास बोलते हैं। ये इनर सेल मास है और ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं उनमें पाया जाता है मैमेल्स की, क्या करने के लिए, इन कॉन्टेक्ट विद द इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास वाला पार्ट है एम्ब्रियो के डेवलप करते टाइम, इनर सेल मास के डेवलपिंग पार्ट में ट्रोफोब्लास्ट का एक पार्ट होता है ये, जिसको हम सेल्स ऑफ रोबर बोल रहे हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है इम्प्लांटेशन में। मीन्स जब ये जाकर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेडेड होगा, धसेगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, उसमें रोल प्ले करती हैं ये सेल्स ऑफ रोबर। और मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो मैमेलिया इनमें से देख लीजिए क्या है, रैबिट, चिक, फ्रॉग और एम्फियोक्सिस में मैमेलिया क्या है हमारा, रैबिट है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैबिट हो जाएगा हमारा। आई होप दिस इज क्लियर। सेल्स ऑफ रोबर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है। ट्रोफोब्लास्ट ये बाहर वाली लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, और ब्लास्टोसिस्ट में ये इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास के कॉन्टेक्ट में ट्रोफोब्लास्ट का एक पार्ट होता है जो इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करता है। और मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सो रैबिट में पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेंटोइस ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो हेल्प्स इन। मैमेलियन एम्ब्रियो का एलेंटोइस किस में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, प्रोटेक्शन या फिर न्यूट्रिशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है ये भी, पर थोड़ा सा डाउट बनता है इसमें। एलेंटोइस 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं बेटा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में कितने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, 4। एमनियोन होती है, कोरियोन होती है, एलेंटोइस और योक सैक। तो एलेंटोइस का फंक्शन पूछा है इन्होंने। एलेंटोइस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बाद में हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, दैट बिकम्स हाईली वेस्कुलराइज्ड, थैली के समान स्ट्रक्चर जो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। तो ये मेन फंक्शन तो इसका रेस्पिरेशन में होता है, मेन रोल किस में प्ले करती है, रेस्पिरेशन में, बट कहीं कहीं इसका जिक्र एक्सक्रेशन के लिए भी है। सो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, आप इसको क्लियर करेंगे अपने लेवल पर भी। एमनियोन की बात करें तो प्रोटेक्शन का रोल कौन प्ले करती है, एमनियोन करती है, एमनियोटिक कैविटी बनाती है। और न्यूट्रिशन में योक सैक रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में डाउट है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती है एलेंटोइस, बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो अपने लेवल पर भी आप देखोगे। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज। अर्थवर्म का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया एंड यूरिया।
अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारा अमोनिया की फॉर्म में है या यूरिया की फॉर्म में है या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में है। इन तीनों के बेसिस पर 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो जनरली जो पानी वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होता है, बिकॉज अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए ये ज़्यादा टॉक्सिक है। ऐसे आप बढ़ते जाओ सीक्वेंस में नीचे की तरफ तो जो ज़्यादा टॉक्सिक है वो अमोनिया है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। और जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको एक्सक्रीशन के लिए उतने ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है मोस्टली उनमें अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ज़्यादा पानी की नीड होती है निकालने के लिए। यूरियोटैलिक को उससे कुछ कम पानी की नीड होती है और जो यूरिक एसिड है इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए। तो अर्थवर्म की तो पानी वाले ये हो गए, और जो बिल्कुल सूखे में या फिर ये कह सकते हैं रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट हैं, उनमें यूरिक एसिड, उनमें क्या निकलता है एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिक एसिड, और बिल्कुल पानी बहुत कम लॉस करते हैं बॉडी से पानी का। बाकी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है मोस्टली उनमें क्या होता है, यूरिया होता है, उनमें क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। लेकिन अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में अमोनिया और यूरिया दोनों होते हैं। नोट ऑप्शन हमारे पास क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया एंड यूरिया। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी अमोनिया एंड यूरिया। और एक चीज और नोट करें यहाँ पर कि अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, नेफ्रीडिया। और नेफ्रीडिया भी 3 पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 तरह के हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया एंड इंटेग्यूमेंट्री। सेप्टल, फेरेंजियल एंड इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। सो नेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए और वेस्ट क्या हो गया, अमोनिया एंड यूरिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी डिसीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, विटामिन सी, डी और ए एंड ई। विटामिन सी, डी, ए, ई की बात करें तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते रहते हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। सो इसका केमिकल नेम की अगर हम देखें तो केमिकल नेम बेटा होता है यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, सभी विटामिन के केमिकल नेम भी है। सो इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। और क्या सिम्टम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, फटीग और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं स्कर्वी वाले पर्सन को। विटामिन डी की बात करें तो डी को आप कैल्शियम से रिलेट करके याद रखना कि विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है। सो कोले कैल्सीफेरोल, कैल्शियम, कोले कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक केमिकल नेम हो गया। एंड डिसीज जो इसकी कमी से होती है वो रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिया इसकी कमी से रिलेटेड बीमारियां हैं। ओस्टियो बोन से रिलेटेड है और कैल्शियम बोन से रिलेटेड है, ऐसे लिंक करके याद रखना। कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी तो बोन्स में प्रॉब्लम होगी। विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरोल बोलते हैं, इसको आप स्किन से रिलेटेड करके याद रख सकते हो कि कहते हैं ना विटामिन ई के कैप्सूल्स लीजिए, स्किन के लिए अच्छा है, लगाइए वो अच्छा है। सो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बिकॉज स्किन को हमें अच्छा बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की नीड होती है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा विटामिन बी की, ए की बात करें तो ए नाइट ब्लाइंडनेस, ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनोल है। ए का क्या है केमिकल नेम, रेटिनोल, और इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद विटामिन बी जो है इनका ग्रुप है, विटामिन बी1 है, बी2 है और के है। तो बी1 की बात करें तो इसका केमिकल नेम थायमीन, और बेरी इससे डिसीज होती है जो बहुत कॉमन है, हम पढ़ते आते हैं छोटी क्लासेस से। बी1 से क्या, बेरी और थायमीन इसका केमिकल नेम। बी2 राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है और एरिबोफ्लेविनोसिस इससे डिसीज होती है, इसकी डेफिशिएंसी से एरिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन के फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है और ब्लीडिंग से रिलेटेड डिसीज इसमें होती है। फाइलोक्विनोन, के का क्या है, फाइलो, इसको के से याद रखना, फाइलोक्विनोन का आ रहा है विटामिन के, और बी2 राइबोफ्लेविन हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडियन राइनो इज कंजर्व। इनमें से किस नेशनल पार्क में इंडियन राइनो कंजर्व किए जाते हैं? इंडियन राइनो की अगर हम बात करें, जिसको हम वन हॉर्न राइनोसरस भी बोलते हैं, तो ये हमारा रिलेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क से। जहाँ कहीं भी आ जाए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी किसी में जरूर ये आया था, हमने बात की थी इसकी, चाहे ये ऑप्शन में हो अदर ऑप्शंस में, बट राइनो की हमने बात की थी कि वन हॉर्न राइनोसोरस की यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन असम,
जो कहाँ पर है, असम में है। इस यहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है वन हॉर्न राइनोसोरस की। और काजीरंगा नेशनल पार्क की और बात करें बेटा, तो ये इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको इंस्क्राइब कर दिया गया था 1985 में। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसको रखा गया था 1985 में। और बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? जिम कॉर्बेट अभी बात की हमने, टाइगर पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पर सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। मनस सेंचुरी, ये यहाँ पर राइनो, एलिफेंट्स और बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी है। एंड आफ्टर दैट कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ ये फेमस है इंडियन स्लोथ बियर, बारहसिंगा या फिर स्वैम्प डियर के लिए ये फेमस है। बारहसिंगा, स्वैम्प डियर और इंडियन स्लोथ बियर के लिए फेमस है कान्हा नेशनल पार्क। और कहाँ पर लोकेटेड है? एमपी पर। सो अब अपनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की डायरी में ये भी नोट कीजिए कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बायोस्फीयर रिजर्व, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, तो इनको भी आपको अच्छे से जरूर देख लेना है। और इनको ऐसे देखना है बिकॉज ये लर्निंग वाली चीज़ें हैं, तो इनको आपको डेली अपना टारगेट रखना है कि मुझे डेली 5 को पढ़ना है। और 5 आज पढ़े हैं, 5 कल पढ़ेंगे, 5 उसके बाद, ऐसे करके आप इसको डेली रिवाइज कीजिए थोड़ा थोड़ा। तो आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के कहाँ पर लोकेशन है, कौन किसके लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। नाउ द नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होता है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। एस फेज, G1 फेज, G1 एंड G2 फेजेस और M फेज। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? G1 एंड G2। आप सेल साइकिल पढ़ते हैं डिटेल में तो आप वही टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट अगर बेसिक आप जानते हैं तो सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या है? इंटरफेज। एक क्या है? इंटरफेज। और दूसरा क्या है? एम फेज। इंटरफेज इज एक्चुअली द प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेज क्या होती है? प्रिपरेटरी फेज होती है। और इसको डिवाइड किया गया 3 सब फेज में। एक हमारी G1, एक S और एक क्या? G2। और जो M फेज है इसको, ये एक्चुअल डिवीजन वाली फेज है। दिस इज एक्चुअली डिवाइडिंग फेज। इसमें सेल डिवाइड होती है। इसको डिवाइड किया गया है 4 फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अगर हम इंटरफेज की बात करें, ये प्रिपरेटरी फेज जो है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कैसे करती है? भाई सेल को अपना सब कुछ डबल करना है। एक सेल को 2 सेल बनानी है तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल भी डबल होना चाहिए, डीएनए, आरएनए जो भी है उसका, जो क्या है प्रोटीन्स हैं उसके पास, आरएनए है, सब कुछ डबल होना है। सो डबल होने के लिए जीवन में क्या होगा? कुछ मेन आरएनए, कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा जो इसको चाहिए अपनी सेल को डबल करने के लिए। एस फेज में क्या होता है? ये सिंथेसिस फेज है, मीन्स इसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल हो जाता है एस फेज में। और G2 में जो इन्होंने पूछा है, G1 और G2 दोनों के बारे में, यहाँ पर कुछ आरएनए और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। आफ्टर दैट तैयारी हो गई तो अब सेल को डिवाइड होने के लिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि यहाँ तक आते आते एक सेल जो है वो हमारी, एक सेल हमारी 2 सेल में डिवाइड हो जाती है इस तरह से। सो ये पूरा सेल साइकिल है। और किस फेज में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। कब क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्रोमोसोम्स का? प्रोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर मेटाफेज में क्रोमोसोम्स सबसे क्लियर दिखाई देते हैं और अपने आप को मेटाफेज प्लेट पर अरेंज कर लेते हैं सेल्स में। यहाँ पर एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से आकर वो क्या करते हैं? इनको पोल्स की तरफ ले जाना शुरू करते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं। और टीलोफेज में सेपरेट हो जाते हैं, आधे क्रोमोसोम से एक पोल पर और आधे एक पोल पर चले जाते हैं। और फाइनली फिर साइटोकाइनेसिस होकर एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि आरएनए और प्रोटीन्स का सिंथेसिस कब होता है? तो G1 एंड G2। मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो सब G1 और G2 में बनती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनामाटा डिसीज एसोसिएटेड विद। मिनामाटा डिसीज किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? लेड, मर्करी, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी हमारा पहले भी किसी ऑप्शन में आया था, मिनामाटा डिसीज या मर्करी लिखा हुआ था, तब हमने डिस्कस किया था। मिनामाटा और मर्करी, इसको मैं रिलेट करवाती हूँ ऐसे कि M से मिनामाटा और M से ही मर्करी है। मिनामाटा डिसीज किससे एसोसिएटेड है? मर्करी से एसोसिएटेड है।
और होता क्या है इसमें, एटेक्सिया हो जाता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है। और अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, देखने सुनने में प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है तो कोमा या डेथ तक भी बात जा सकती है। ये किसके बेसिस पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज होती है बेटा। मिनामाटा डिसीज किससे रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और मिथाइल मर्करी, सी फूड में मिथाइल मर्करी के होने से ये डिसीज हुई। और मिनामाटा सिटी है जापान में 1950 में, वहाँ पर उस टाइम पर ये डिसीज को पहली बार सबसे ज़्यादा देखा गया, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है मिनामाटा डिसीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। डार्विन की फिंचेस किस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम। एवोल्यूशन किससे हुआ है, इवोल्यूशन के एविडेंस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एविडेंस देती हैं, एनाटोमी, मॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। डार्विन के फिंचेस की हम बात करें तो ये बर्ड थी बेटा जो गैलापागोस आइलैंड पर पाई गई थी, देखी गई थी गैलापागोस आइलैंड पर। डार्विन ने इनको देखा था और इनमें क्या बात देखी गई थी खास, कि इन बर्ड्स में हमारी डिफरेंट वैरायटी देखने को मिली। इस आइलैंड पर अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरह की बर्ड थी और जो उनमें डिफरेंसेस थे बेसिकली वो किसके बेसिस पर थे, बेसिकली उनकी जो बीक थी उसकी शेप में और साइज में डिफरेंस था, वो किसके बेसिस पर, बिकॉज डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट फूड सोर्सेज थे, फूड रिसोर्सेज थी। ये अलग खाने पर फीड कर रही है, ये सीड्स वगैरह सीड ईटिंग वाली अलग थी, जो इंसेक्ट वगैरह को खा रही है उनकी बीक की शेप साइज अलग था। तो ये एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। और किस तरह का इवोल्यूशन था ये था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल, या फिर अडेप्टिव रेडिएशन इसको डार्विन ने बोला था। अडेप्टिव रेडिएशन या इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर, मीन्स ये बेस जो अगर हम इनको देखें तो बेसिकली ये एक बर्ड थी लेकिन डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट तरह के फूड रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए इनमें ये अडेप्टेशन आ गए और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो रही है, इवोल्व हो रही हैं। तो इवोल्यूशन हो रहा है किसी एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फूड सोर्सेज मिलने से इनमें अलग अलग अडेप्टेशन आ गए। और अब इनको अगर पास में लाया भी जाता है तो ये डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट वैरायटी बन चुकी हैं। तो इनको बोला डार्विन की फिंचेस इनको कहा गया। और ये एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों तरीके से ये डिफरेंट थी। तो ये तीनों तरह का शो करती हैं, तीनों तरह एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनका ये तीनों ही डिफरेंट थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिस्टोटल्स लालटेन इज कनेक्टेड विद। अरिस्टो की लालटेन इनको बोलते हैं, ये किससे कनेक्टेड है, रेस्पिरेशन, मेस्टिकेशन, एक्सक्रीशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो अरिस्टो की लालटेन पहली बात तो किस में पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है, सी अर्चिन में। सी अर्चिन आप जानते हो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। और इकाइनोडर्मेटा में भी बड़ा, अगर आप प्रैक्टिकल किया हो आपको याद हो तो बहुत सुंदर सा, बहुत छोटा सा गोल सी स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल फर लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, समुद्र में पाए जाने वाला, और इकाइनोडर्म्स है। इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अरिस्टो की लालटेन बोलते हैं। और ये है क्या एक्चुअली, दीज आर कैल्शियम कार्बोनेट और टीथ और जॉज। 5 कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए टीथ या जॉज होते हैं जिनमें फ्लैसी टंग लाइक स्ट्रक्चर भी होती है अंदर की तरफ। और तो सीधी सी बात है, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि टीथ लाइक है ना, तो इनका फंक्शन क्या होगा, मेस्टिकेशन या चीविंग होगा, फूड को क्या करना, चीव करना या मेस्टिकेट करना, चबाना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाय। वाटर का करंट ब्रैंकियोस्टोमा में किससे प्रोड्यूस होता है। ब्रैंकियोस्टोमा हम सबसे पहले देखें तो क्या होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, इनको लेंसलेट भी बोलते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर हैं। हम कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं ना। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस पेपर में। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा तो आप जानते हो बहुत कॉमन, वर्टिब्रेटा के अंदर 5 क्लास आती है हमारी, पिसीज, मैमेलिया, बर्ड्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया। यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया या ट्यूनिकेट्स बोलते हैं इनको, ट्यूनिक के लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी में। सिफेलोकॉर्डेटा में हमारा ये लेंसलेट या ब्रैंकियोस्टोमा आता है। इन्होंने पूछा इनमें वाटर करंट किससे प्रोड्यूस होता है, सीलिया से, सिर्री से, व्हील ऑर्गन से या फिर रोस्ट्रम से। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सीलिया। ब्रैंकियोस्टोमा या लेंसलेट में किससे वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, सीलिया से वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम सिर्री की बात करें तो ये क्या होती है हमारी,
सिर्री, दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन ओरल हुड एंड अराउंड माउथ। माउथ के अराउंड और ओरल हुड पर बहुत छोटी छोटी बालों की जैसी स्ट्रक्चर आपने कुछ एनिमल्स में देखी होगी, वो उसको सिर्री बोलते हैं। व्हील ऑर्गन क्या होता है, ओरल कैविटी के अंदर ही होता है और सीलिएटेड सेल्स से बना होता है। किसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ही सीलिएटेड सेल्स का बना हुआ। रोस्ट्रम किसको बोलते हैं बेटा, पॉइंटेड स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर। जो माउथ होता है ना, अगर आगे की तरफ ऐसे पॉइंटेड है, स्नाउट लाइक निकला हुआ है, तो उसको रोस्ट्रम बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल्स इनहिबिटेड बाई। जब कोई वायरस हमें इन्फेक्शन करता है तो उसके रेप्लिकेशन को हमारी सेल्स के अंदर कौन रोकती है? नंबर 1 ऑप्शन इज IL4, नंबर 2 IL1, नंबर 3 IFN अल्फा एंड नंबर 4 इज TNF अल्फा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा IFN अल्फा, इंटरफेरोन अल्फा। इंटरफेरोन अल्फा क्या है बेटा, जब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जानते हैं इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड। इन्नेट जो हमारे में बर्थ से होती है, किसी चीज़ के थ्रू अचीव नहीं की जाती है, जन्म से ही रहती है, उसके अंदर भी हम टाइप पढ़ते हैं, जैसे सेलुलर है या फिर साइटोकाइंस हैं। तो इंटरफेरोन इज द टाइप ऑफ साइटोकाइंस। ये एक तरह के साइटोकाइंस हैं, एक क्लास ऑफ साइटोकाइंस। और इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स होता है इनका वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। किसके, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये इम्यून रेस्पॉन्स करती हैं शो। और जो एंटीवायरल जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन करवा देते हैं ये क्या करते हैं, बाय इंड्यूसिंग एक्सप्रेशन ऑफ एंटीवायरल जीन्स। हमारे पास जो कुछ जीन्स हैं एंटीवायरल जीन्स जो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकेंगी, तो उनको एक्सप्रेस करने को इंड्यूस कर देती हैं ये इंटरफेरोन। सो इंटरफेरोन अल्फा एक तरह का साइटोकाइन है, इन्नेट रेस्पॉन्स के अंदर आता है, इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है इंटरफेरोन। हम ज़्यादा डिफरेंट टाइप के बारे में तो नहीं, बट 12th में भी इंटरफेरोन हम पढ़ते हैं। इंटरफेरोन वायरस के इन्फेक्शन को रोकता है। IL4 क्या है, इंटरल्यूकिन है, ये एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन में काम करता है। IL4, IL1, ये जो IL1 है ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, मीन्स ये डिफरेंट साइटोकाइंस ही हैं बट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई एलर्जी में, कोई और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। बट जो हमारा IFN अल्फा है ये हमारा किसके लिए काम करता है, ये वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने का, रोकने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाजेनेसिस अकर्स इन। मेटाजेनेसिस किस में होता है, हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया या फिर ट्यूबिपोरा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा ओबेलिया। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस होता है। ये मेटाजेनेसिस क्या है, जब हम सीलेंट्रेटाफाइलम पढ़ते हैं तो बहुत कॉमन टॉपिक है, और यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें या LT ग्रेड की बात करें, वहाँ पर ये टॉपिक हमारा सिलेबस में है, मेटाजेनेसिस सीलेंट्रेट्स में। सो ओबेलिया में देखने को मिलता है। कैसे, मेटाजेनेसिस क्या है, इनमें अगर आप देखो तो लाइफ में 2 फॉर्म होती है लाइफ साइकिल में, जो अल्टरनेट करती रहती है एक दूसरे के साथ। फर्स्ट इज पोलिप एंड सेकेंड वन इज मेड्यूसा। जो पोलिप होती है वो उसे हाइड्रोइड स्टेज बोलते हैं, और जो मेड्यूसा जेलीफिश में, जिसको हम कह सकते हैं जेलीफिश स्टेज भी बोल सकते हैं, जो पोलिप है वो कुछ इस तरह की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जैसे हाइड्रा की होती है, और जो मेड्यूसा है वो कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी। सो पोलिप जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बडिंग के थ्रू, और मेड्यूसा बनवाती है, और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो किस में देखने को मिलती है क्लियरली डिस्टिंक्टली ये पोलिप और मेड्यूसा फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म का मिलना और अल्टरनेट करना एक दूसरे के साथ, कि पोलिप से मेड्यूसा बनेगा, मेड्यूसा से पोलिप बनेगा, ऐसे चलते रहना लाइफ साइकिल में। दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस, एंड मेटाजेनेसिस इज फाउंड इन ओबेलिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया। ये फिर क्वेश्चन हमारा सीलेंट्रेट से रिलेटेड ही पूछा गया है कि ओबेलिया की जो मेड्यूसा है वो डिफर करते हैं ओरेलिया से किस बात में। नंबर 1 ऑप्शन इज गोनेड्स, नंबर 2 टेंटिकल, नंबर 3 रोपेलियम, नंबर 4 टेंटिकुलोसिस्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रोपेलियम। रोपेलियम जो है वो क्या है बेटा, ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 चीज़ें रहती हैं। ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है रोपेलियम, जो केवल ओरेलिया में देखने को मिलती है, ओबेलिया में नहीं होती। गोनेड्स, टेंटिकल, टेंटिकुलोसाइसिस्ट दोनों में है, ओरेलिया में भी ओबेलिया में भी, बट ओरेलिया में जेलीफिश में रोपेलियम होता है, ओबेलिया में नहीं होता। क्या है ये, और रोपेलियम सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटोसिस्ट किसके लिए होते हैं, बैलेंसिंग के लिए, और एक स्ट्रक्चर होती है ओसेली। ओसेली किसके लिए होता है, लाइट सेंसिटिविटी के लिए।
लाइट सेंसिटिविटी और बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए स्टेटोसिस्ट और लाइट सेंसिटिविटी के लिए ओसेली। सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जेलीफिश या ओरेलिया की मेड्यूसा स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेड्यूसा स्टेज में मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाई, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, उन्होंने अर्थवर्म का पूछा था, यानी कि एक्सक्रीशन से ही 2 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं एक पेपर में। यूरिक एसिड का पूछा है, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये पिजन, फ्रॉग, रैबिट, मैन, इनमें से किस में होगा? पिजन में होगा, बिकॉज पिजन क्या है? बर्ड है, और बर्ड्स में हमने बताया था, बर्ड्स में, इंसेक्ट में और रेप्टाइल्स में, कि इनमें यूरिक एसिड होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और यूरिक एसिड को रिमूवल के लिए सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है, ये हमने डिस्कस किया था। बाकी फ्रॉग में यूरिया, रैबिट में, मैन में, इन सब में यूरिया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, नंबर 1 ऑप्शन, बहुत कॉमन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें बच्चों को कहाँ हो सकता है, बिकॉज हम बात करें अगर तो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट में कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज हम जब पढ़ते हैं लिपिड्स के बारे में तो ये पढ़ते हैं दीज आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके पास भी खूब सारा क्या है, स्टोर फैट है या फिर लिपिड है, इनके पास भी एनर्जी खूब देते हैं ये भी कैलोरी में, और कार्बोहाइड्रेट भी। बट अगर हम यहाँ आंसर की बात करें, यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जो है बॉडी को सबसे रेडिली अवेलेबल और बॉडी का प्रीफर्ड मटीरियल होता है, प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी के लिए बॉडी किसको प्रीफर करती है? कार्बोहाइड्रेट को, और वो भी प्रीफर्ड सोर्स क्या है? ग्लूकोज है। सारी कार्बोहाइड्रेट को भी ग्लूकोज में सिंप्लीफाई करके तोड़ लिया जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है। अगर हम लिपिड्स की बात करें, ये कंसनट्रेटेड सोर्स तो है, बट ये स्टोर करते हैं एनर्जी को फैट की फॉर्म में, बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो यूज़ नहीं हो पाती है वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। प्रोटीन्स की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं हमारे लिए, मतलब बॉडी को बिल्ड करने का, रिपेयरिंग करने का, टिश्यू का, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना प्रोटीन हम कहते हैं। वाइटामिन्स की बात करें तो ये रोल प्ले तो करते हैं एनर्जी जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बट इनका ये हम ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी इनसे नहीं मिलती है, ज़रूरी है बट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, एनर्जी इनसे नहीं मिलती है, और बॉडी के लिए ज़रूरी है, बॉडी को इम्यूनिटी अच्छी बनाए रखने के लिए और डिसीज वगैरह से फाइट करने के लिए। बट प्राइमरी फ्यूल जो हम कहेंगे सेल्स और टिश्यूज़ के लिए वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, एज ऑफ रेप्टाइल्स किसको बोला जाता है? रेप्टाइल्स की एज पैलियोजोइक एरा, कार्बोनिफेरस एरा, मीसोजोइक एरा या फिर आर्कियोजोइक एरा। सो यहाँ आंसर हो जाएगा मीसोजोइक एरा। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेप्टाइल्स की एज कौन सी है? मीसोजोइक। 251 मिलियन ईयर्स एगो से 186 मिलियन ईयर एगो तक का टाइम जो है वो मीसोजोइक एरा माना जाता है। और इस टाइम पर क्यों बोलते हैं इसको रेप्टाइल्स की एज? बिकॉज यहाँ इस टाइम पर डायनासोर्स रूल्ड द अर्थ ड्यूरिंग दिस एरा। इस एरा के ड्यूरिंग क्या था? डायनासोर्स अर्थ पर सबसे ज़्यादा रूल कर रहे थे, सबसे ज़्यादा ये प्रभावी थे इस टाइम पर। अब उसके बाद कार्बोनिफेरस एरा की बात करें तो यहाँ पर एम्फीबियंस वगैरह आ गए। और आर्कियोजोइक एरा जो है यहाँ पर क्या था? अर्लीस्ट रोक वगैरह, बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह ग्रो हुए इस टाइम पर। और पैलियोजोइक एरा की बात करें तो सी लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हुई। सी लाइफ यानी कि समुद्र के छोटी छोटी कुछ लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर ओरिजिन उनका हुआ। उसके बाद सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीसोजोइक एरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज इट इज। नाइट्रोजन क्रिटिकल एलिमेंट है इकोसिस्टम का, क्यों? बिकॉज ये इसेंशियल एलिमेंट है, ये अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, इसको माइक्रोब्स क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट्स भी है। क्यों है इसेंशियल? बिकॉज भाई इसके बिना ना तो आपके अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड नहीं बनेंगी तो प्रोटीन नहीं बनेंगी, और ना ही न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए बनेंगे, और इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ना प्लांट्स की और ना ही एनिमल्स की। तो इसेंशियल एलिमेंट्स भी है। एटमॉस्फेयर में अबंडेंट भी है, आप जानते हो 78% नाइट्रोजन मिलती है हमारी। और माइक्रोब्स इसको फिक्स भी करते हैं। किसके लिए? किसके लिए फिक्स करते हैं? प्लांट्स के लिए, बिकॉज प्लांट्स जो हैं, जो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, फ्री नाइट्रोजन, इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सो माइक्रोब्स जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया देखते हैं जो कुछ कैसे रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं प्लांट्स की रूट में। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में हम रूट नोड्यूल बनना देखते हैं, वहाँ पर राइजोबियम रहता है। और कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं ना, इसका फिक्सेशन करके इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं अपनी अमाइनो एसिड, अपनी प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। उनसे फिर एनिमल ले लेते हैं, एनिमल प्रोटीन बन जाती है।
और फिर उनका डिकम्पोजिशन होकर वापस वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। इस तरह नाइट्रोजन साइकिल चलती है। सो ये तीनों ही बातें हो जाएंगी एंड आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो आज के इस सेशन में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लगे और आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।